जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और ये हमारा ऐसा टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। समझने में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक एक कंसेप्ट को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं इस टॉपिक के अंदर, जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन हो गया, हमारी इम्यूनिटी हो गई, एंटीबॉडीज हो गए और अलग अलग पैथोजेंस जो बीमारियां कराते हैं हम उनको देखेंगे। वेक्टर्स को समझेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं। इसी तरह आज का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको अपने पूरे फोकस के साथ में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, मेरे साथ साथ में जुड़कर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्लास में ही याद करके जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे इम्यूनिटी का कंसेप्ट। इम्यूनिटी के बाद में हम समझेंगे वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है, उसके बाद में हम अलग अलग पैथोजेंस के थ्रू जो डिजीजेस होती हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हमारे इम्यूनिटी से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। सबसे पहले इम्यूनिटी होता क्या है, तो इम्यूनिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे बॉडी की जो किसी भी एनिमी से लड़ने की क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। अब अपने आप को इमेजिन करो एज अ किंग, ठीक है, क्योंकि आप किंग खुद हैं ही। अब आपके आसपास आपको एक फोर्ट बनाना पड़ेगा जिससे आप आने वाले एनिमीज से अपनी खुद की रक्षा कर सकें। अपने राज्य की, जो आपका राज्य क्या है, आपका शरीर आपका राज्य है, आपकी आत्मा है, आप किंग हैं। ठीक है, अब आपको फॉरेन एनिमीज से बचाना है अपने राज्य को, तो आप क्या करेंगे, अपने आसपास फोर्ट बना लेंगे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन कर लेंगे। वही फोर्ट जो हमारा शरीर बनाता है उसी को बोलते हैं हमारे शरीर का हम इम्यून सिस्टम। अब अगर कोई भी एनिमी आएगा तो सबसे पहले उसको किस चीज से गुजरना पड़ेगा, सबसे पहले उसे गुजरना पड़ेगा हमारे स्किन से। ये हमारा एक इम्यूनिटी का पार्ट है। इन्हीं को हम समझते हुए चलेंगे कि कौन कौन सी लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं। हमारे शरीर में 3 लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं, मतलब कि 3 फोर्ट्स हमने बना रखे हैं। हमारे किले की 3 दीवारें हैं मेन। ठीक है, सबसे बाहर वाली दीवार कौन सी होती है, उसको अगर पार कर लिया एनिमी ने तो सेकंड कौन सी होती है, फिर थर्ड कौन सी होती है। एक एक चीज को हम यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। तो अगर हम इम्यूनिटी को डिफाइन करते हैं तो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। Immunity can be defined as the ability of the organism to fight against diseases and infections। यानी कि अपनी जो प्रतिरोधक जो क्षमता होती है किसी भी डिजीज से लड़ने की, उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। और ये होती है 2 प्रकार की, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी वो होती है जो जन्मजात होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, जिसको हम लेकर ही जन्म लेते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी बाय बर्थ। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हम एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, ये बचपन से मौजूद नहीं होती है, एक्वायर ड्यूरिंग लाइफ टाइम। 2 प्रकार की इम्यूनिटी हमने देखी है। सबसे पहली इन्नेट इम्यूनिटी जो बचपन से मौजूद होती है। अगर हम हमारी स्किन की बात करें तो वो तो बचपन से है ना, उसी को हमने किस में बोला, इन्नेट में बोला। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाद में जो सीखते हैं किस तरह से हमें एक पर्टिकुलर एनिमी से लड़ना है, वो बाद में आती है, जो हमारे लाइफ टाइम में आती है, उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन्हीं को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखो, अब यहाँ पे आ जाता है फिर से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैप, जिसकी मदद से हमने पहले भी चैप्टर्स को किया है ना, और आगे भी कंसेप्ट मैप्स हमारे काम में आने वाले हैं। यहीं से हम समझते हैं हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, देखो, इम्यूनिटी को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, एक इन्नेट और एक अडैप्टिव। अडैप्टिव बेटा कुछ नहीं है, एक्वायर्ड का दूसरा नाम है। ठीक है, एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी। अब हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों में पैसिव एक्टिव और पैसिव एक्टिव। इसी चीज को हम समझने वाले हैं बेटा, एक एक चीज को हम समझेंगे। वापस आएंगे हम इस कंसेप्ट मैप की तरफ और देखेंगे कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ठीक है,
चलो, तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी जो जन्मजात मौजूद होती है, जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। अब बाय बर्थ प्रेजेंट होती है तो ये हर चीज़ के लिए होती है, सारे एनिमीज के लिए होती है। हमारी स्किन ऐसा तो नहीं बोलती है कि हम सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं आने देंगे या हम सिर्फ वायरस को नहीं आने देंगे, यानी कि ये सबका ध्यान रखती है। सारे एनिमीज के लिए एक ही इम्यूनिटी मौजूद होती है, ये स्पेसिफिक नहीं होती है किसी भी एनिमी के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए। स्पेसिफिक होती है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो हम समझेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। यानी कि सबसे पहला पॉइंट, इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है, सबके लिए एक जैसी होती है। ठीक है, प्रेजेंट बाय बर्थ होती है, ये हमको पता है। अब हमारे शरीर में 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस है। जो हमारा राजा है, जो हम खुद हैं, हम लोगों ने अपने शरीर में 3 लाइन्स बना रखी हैं डिफेंस की। 3 हमारे फोर्ट्स बना रखे हैं जिससे एनिमी अंदर ना आ पाए। ठीक है, 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। सबसे पहला जो आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और जो सेकंड लाइन है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये दोनों हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं, यानी कि ये बचपन से ही होते हैं, हम इनको लेकर ही पैदा होते हैं, फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की, थर्ड एंड द फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस की, भैया इन दोनों से भी लड़ लिए, तो अब कहाँ आएंगे? अब आएंगे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर, और ये जो हमारा लाइन ऑफ डिफेंस है ये आता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। अब इन्हीं को डिटेल में हम लोगों को समझना है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया है 3 लाइंस ऑफ डिफेंस होती हैं हमारे शरीर के अंदर, 3 लाइंस होती हैं डिफेंस की। उन्हीं को पार कर कर कोई भी एंटीजन, कोई भी जो पैथोजन होता है वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उससे पहले ये तीनों बैरियर्स क्रॉस करने पड़ेंगे। 3 लाइंस ऑफ डिफेंस, 3 बैरियर्स हैं, ये हमारे सैनिक तैनात होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लाइन और जो हमारा डिफेंस का होता है वो हमारा इन्नेट होता है, बाय बर्थ मौजूद होता है, लेकिन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारा फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस, एक्वायर्ड होता है। इसी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर हम बात करें तो उसमें फिजिकल बैरियर्स आ जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स यानी क्या? मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले अगर कोई भी एनिमी हमारे शरीर के अंदर आ रहा है तो उसे किस चीज़ से गुजरना पड़ेगा? हमारी स्किन से। ठीक है, हमारी स्किन से गुजरना पड़ेगा। अगर कुछ भी चीज़ हमारी सपोज आँख में चली जाती है गलती से, आँख किस तरह रिस्पॉन्ड करती है उसके लिए? आंसू आते हैं ना। आंसू क्यों आते हैं? जिससे जो भी कचरा है ना आँखों का वो निकल जाए। ठीक है, और अगर और हम बात करें तो हमारे शरीर के अंदर, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट होता है जो कि बैक्टीरिया को मार देता है। वो भी तो एक डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको आप देख लो। या फिर हमारे नोज के अंदर जो हेयर होते हैं वो फॉरेन मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, वो भी एक लाइन ऑफ डिफेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाता है फिजिकल बैरियर्स, और उसमें क्या क्या आ रहा है ये देखते हैं। स्किन आ रही है, बिल्कुल, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो हमारी ट्रैक्ट होती है, जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वॉल है, वो भी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है। उसको भी पार करना पड़ेगा एनिमी को हमारे ब्लड में जाने के लिए। उसके बाद में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया था कि सीलिया मौजूद होते हैं, जो नेजल हेयर्स होते हैं वो होते हैं हेयर। ठीक है, नेजोफैरिंग्स हो गया, सीलिया की हमने बात की थी। आई लैशेस, आई लैशेस हमारी आंखों के ऊपर ये जो पलकें होती हैं, ये सिर्फ सुंदरता नहीं बढ़ाती हैं आंखों की, बल्कि ये इसलिए होती हैं जिससे हमारी आंखों में कुछ कचरा ना चला जाए, इसीलिए ये भी हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती हैं। और अदर बॉडी हेयर, ये सारे हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। और क्या आता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में? अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे
कि अलग अलग सिक्रेशन कौन से सिक्रेशन, जैसे कि हमारा HCl हो गया था, या फिर हमारे आंसू हो गए, या फिर हमारा स्वेट हो गया, ठीक है, ये सारे सिक्रेशंस, म्यूकस, बाइल, गैस्ट्रिक एसिड, सलाइवा मैंने बताया था, ठीक है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम था, ये तुम लोगों को याद होना चाहिए, जो सबसे पहला एंजाइम काम कर रहा था फूड के ऊपर, एक बार कमेंट्स में मुझे बता देना, ठीक है। उसके बाद में टीयर्स, स्वेट, अब ये सारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर पैथोजेंस को मारने की शक्ति होती है, इसीलिए इनको लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोगों ने डाला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देखा, और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम लोगों ने दो चीजें देखी। सबसे पहले एक हमारा फिजिकल बैरियर्स, और फिर हमने देखा अलग अलग सिक्रेशंस। फिजिकल बैरियर्स में क्या, हमारी जो इंटरनल लाइनिंग है शरीर की पूरी, या फिर हमारी जो स्किन है, सबसे जो कॉमन, सबसे बाहरी जो परत होती है वो, ये सारे बेटा हमारे बना रहे होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सिक्रेशंस की बात करें तो हमारे टीयर्स हो गए, हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हो गए, जैसे HCl वगैरह हो गया, बाइल हो गया, सब में एंटीबैक्टीरियल, एंटी पैथोजेनिक प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। यहाँ पे हमारा कवर हो जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं, वो भी इननेट के अंदर आ रहा था, तो इसको अब समझो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या हो रहा है। जब भी तुमको फीवर आता है बेटा, फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर ये बता रहा होता है कि शरीर हमारा लड़ रहा है किसी ना किसी एनिमी से। कैसे, अब क्यों इस तरह से टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, कोई भी अगर हमारे शरीर के अंदर पैथोजन आता है तो शरीर खुद का टेम्परेचर बढ़ा लेता है जिससे वो पैथोजन मर जाए, क्योंकि वो पैथोजन तो हमारे बॉडी टेम्परेचर में जीवित रहने के लिए आया था, लेकिन एकदम से उसने देखा यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो मर जाएगा। इसीलिए हमारा शरीर का जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब हमें फीवर आता है, तब वो लक्षण है बेटा। फीवर इज नॉट अ डिजीज, फीवर इज अ सिम्टम। वो ये बता रहा होता है कि हमारा शरीर लड़ रहा है किसी चीज से, इसीलिए फीवर आना इज अ गुड थिंग, यानी कि हमारे शरीर में कैपेसिटी तो है कि वो लड़ रहा है, इसीलिए ये हमें समझना जरूरी है। और ये आता है बेटा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। सबसे पहला क्या, फीवर। और फैगोसाइट्स क्या होते हैं, किसी भी एनिमी को खा जाने वाले सेल्स होते हैं फैगोसाइट्स। कोई भी सेल के थ्रू दूसरी चीज को खाने को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स। इसमें कौन कौन आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं। हम लोगों ने न्यूट्रोफिल्स कहाँ पढ़ा था, तुम लोगों को याद है, WBC के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रैन्युलोसाइट्स में, अगर तुम लोगों को याद हो तो, ठीक है। अब ये तो हो गया इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जैसे ही हमें कहीं भी एकदम से चोट लग जाती है, सपोज कहीं से खरोंच लग गई, तो वहाँ पे जलन होती है, ठीक है, जलन होती है और एकदम से वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए रेडनेस आ जाती है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के भी बहुत सारे साइंस होते हैं, अगर मेडिकल टर्म में बात करें तो रूबर, कैलर, डोलर, ठीक है, ये सब होते हैं। इतना ज़्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तब वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जलन होने लगती है, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है बेटा, पैथोजेंस को मारने के लिए ही तो बढ़ रहा है ये सारा का सारा। जलन भी हो रही है या फिर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, सब कुछ पैथोजेंस को मारने का एक तरीका है, यानी कि इन्फ्लेमेशन भी हमारा एक लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारा सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस में कौन कौन आया था, फिजिकल बैरियर्स आए थे और हमारे अलग अलग जो सिक्रेशंस थे वो आए थे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारा फीवर आया था, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स आए थे जो कि कुछ सेल्स होते हैं जो फॉरेन मटेरियल को खा लेते हैं, और हमारा आ जाता है बेटा इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जलन होती है, उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जो हमारा नॉर्मल खरोंच लगने पे होता है वो सब। ये सारे बेटा डिफेंस के मैकेनिज्म्स होते हैं। फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस हम जन्म से लेकर ही आते हैं, सब में होते हैं, कॉमन होते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक चीज के लिए नहीं, सबके लिए एक जैसे ही होते हैं। अब आँख को क्या पता कि कौन सा उसमें पैथोजन गया है, कुछ भी अगर जाएगा पैथोजन तो वो आंसू तो निकालेगी ही, स्पेसिफिक नहीं है ना, इसीलिए इसको बोला था हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक। आई होप आप लोगों को इन्नेट इम्यूनिटी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने ये देखा, ठीक है। अब हम समझने वाले हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, कि भैया अगर फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के थ्रू भी अगर पार कर जाता है कोई भी एनिमी, तब उसे अब आना पड़ता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सामने, और ये होती है खतरनाक, क्योंकि अगर कोई भी एनिमी आ रहा है तो बॉडी तभी उस एनिमी के अगेंस्ट बनाएगी, उसके लिए ही स्पेसिफिक एक सिपाही, उसके लिए ही एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी। एंटीबॉडी
एंटीजन क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो इम्यूनिटी दैट डेवलप्स ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम, ठीक है, हम लाइफ टाइम के साथ में इसको डेवलप कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे शरीर जब हम लाइफ में जब बर्थ ले लेता है बच्चा, आगे जब बढ़ता है, अलग अलग एनिमीज से उसका सामना होता है। उन्हीं एनिमीज को मद्देनजर रखते हुए शरीर उन्हीं के हिसाब का एक सिपाही बनाता है कि भैया तुमने पहली 2 लाइन्स तो क्रॉस कर ली, अब इसको क्रॉस करके बताओ, क्योंकि ये बना है सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। ये है स्पेसिफिक, सिर्फ तुम्हारे लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, उसी को मारने के लिए बनती है। बोल देती है कि अब आ गए हो तुम मेरे पास, अब तुम यहाँ से बच के दिखाओ बेटा, ठीक है। इसीलिए हमने बोला है एक्वायर्ड को स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, थर्ड एंड द फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। और यहाँ पे बनते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होते हैं ये हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो, जब हम लोगों ने कंसेप्ट मैप पढ़ा था तब हम लोगों ने 2 प्रकार की एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ी थी। एक पढ़ी थी नेचुरल और एक पढ़ी थी आर्टिफिशियल, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव, ठीक है। एक बार कंसेप्ट मैप दिखा देती हूँ, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेचुरल आर्टिफिशियल, और नेचुरल में भी एक्टिव पैसिव और आर्टिफिशियल में भी एक्टिव पैसिव। क्या मतलब होता है नेचुरल और आर्टिफिशियल, तो तुम लोगों को पता ही है। नेचुरल जो हमारे शरीर के अंदर खुद है ही, आर्टिफिशियल मतलब कोई भी चीज जो बाहर से दी जा रही है वो हमारी आर्टिफिशियल हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक्टिव और पैसिव का क्या मतलब है वो हम समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है। देखो, एंटीजन यानी कि कोई भी हमारा फॉरेन सब्सटेंस जो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का क्रिएशन करवा रहा है। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी बेटा प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस को और उनके अगेंस्ट, उनके लिए ही मारने के लिए यूनिक बनते हैं। एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही होगी, सिर्फ उसी को मारने के लिए हमारे शरीर ने बनाई होगी। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे एंटीबॉडीज जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंटीजन के लिए बनते हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी वो 2 प्रकार की थी, ठीक है। एक हमारी थी नेचुरल और एक हमारी थी आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल आर्टिफिशियल दोनों 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब जहां पे बॉडी एक्टिव है और खुद एंटीबॉडी बना रही है। पैसिव का मतलब है जहां पे बॉडी बाहर से एंटीबॉडी रिसीव कर रही है। अब ये कैसे होता है, बाहर से कैसे एंटीबॉडीज ले रही है? अब ये समझो कंसेप्ट मैप में। देखो यहाँ पे आओ। नेचुरल में अगर हम बात करते हैं पैसिव यानी कि बाहर से एंटीबॉडी मिल रही है, तो इसमें मैटरनल एंटीबॉडीज की हम बात कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे को सबसे पहली एंटीबॉडी देती है, कहाँ देती है बेटा? प्लेसेंटा में देती है, ठीक है। सबसे पहली एंटीबॉडी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो माँ के थ्रू मिलती है किसी भी बच्चे को, और वो होती है हमारी जो प्लेसेंटा, जो बच्चे को कनेक्ट करता है माँ से उसके पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, वो होता है हमारा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू हमारी एंटीबॉडी जाती है। आईजी बेटा हम एंटीबॉडी का एक सिंबल लिखते हैं, आईजी मतलब एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी? जी। अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं। उसमें से जो IgG है बेटा, ये हमारी प्लेसेंटा के थ्रू जाती है। इस चीज को हम बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। अब क्या होता है, पहली एंटीबॉडी तो हमारी हो गई IgG, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, पहला पीला गाढ़ा दूध, बोला जाता है ना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि पहले गाढ़े दूध को क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। और वो ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि वो देता है बच्चे को एंटीबॉडी IgA,
ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पे हम लोगों ने बताया पैसिव इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं। पैसिव यानी कि एंटीबॉडी बाहर से मिल रही है। बाहर से कहाँ से? माँ से जो एंटीबॉडी मिलती है बच्चे को, सबसे पहली एंटीबॉडी हमें पेट में ही मिल जाती है हमारी माँओं से। कौन सी एंटीबॉडी? IgG मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो एंटीबॉडी मिलती है वो माँ के पहले पीले गाढ़े दूध, जिसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम, जो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें होती है एंटीबॉडी IgA। और इस चीज़ को तुम लोग ध्यान रखोगे, ये दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन सी एंटीबॉडी स्पेसिफिकली होती है। ठीक है, उसके बाद में एक्टिव की अगर हम बात करें कि एक्टिव हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो कैसे आती है। एक्टिव मतलब क्या? एक्टिव का मतलब होता है कि शरीर खुद एंटीबॉडीज बना रहा है। खुद कब बनाएगा एंटीबॉडीज? जब भी कोई इन्फेक्शन होगा। सिंपल, बस इतना सा ही समझना है हमें नेचुरल में। एक बार इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा एक एक चीज। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में आर्टिफिशियल की, कि आर्टिफिशियल जो इम्यूनिटी होती है उसमें पैसिव यानी कि बाहर से हमको एंटीबॉडीज मिलती हैं। कुछ कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें बाहर से एंटीबॉडी डालनी पड़ती है, जैसे कि कभी सांप काट लेता है, एंटीवेनम होता है, जो सांप जब काट लेता है तब बाहर से एंटीबॉडीज देनी पड़ती हैं। शरीर इतना जल्दी एंटीबॉडीज नहीं बना पाता है इंसान की जान बचाने के लिए। एंटीवेनम जो हम देते हैं वो एग्जाम्पल हो जाता है पैसिव आर्टिफिशियल का, जहाँ पे हम एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करते हैं शरीर के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिफिशियल में एक्टिव की, जहां शरीर खुद से बनाए एंटीबॉडीज, वहां पे हमारा आ जाता है बेटा इम्यूनाइजेशन का और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट। अब हम इसी को समझने वाले हैं। यहां तक सब लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट में आपको अच्छी तरह से देख लो। बहुत अच्छे से ये याद रखेंगे कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल हमारा क्या था? एंटीवेनम था। ठीक है, और अगर हम एक्टिव की बात करें आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल में अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन भी। अब वही हम समझने वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो कहाँ है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होता है? देखो क्या होता है, हमने शरीर में कोई ऐसा एंटीजन ऐसे दिखा दिया शरीर को। ठीक है, एंटीजन हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट में नहीं दिखाया, हमने कोई भी पैथोजन ले लिया, उसको किल्ड फॉर्म में या फिर किल्ड फॉर्म में डाल दिया या फिर थोड़े से वीक फॉर्म में डाल दिया। अब क्या होगी? बॉडी रिकॉग्नाइज करेगी कि ये एंटीजन आ गया है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी है। अब क्या होता है, शरीर उस टाइम एंटीबॉडी बना लेगा और एक मेमोरी रख लेगा अपने दिमाग में कि यार ऐसा एंटीजन आया था पहले, इसके अगेंस्ट ऐसी एंटीबॉडी बनाई जाती है। यानी कि जब भी पहली बार एंटीबॉडी बनाई जाती है तब उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, शरीर रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन अगर सेकेंड टाइम सेम एंटीजन आएगा ना तो बॉडी को पता रहेगा कि हाँ इसको पहले ही देखा था, कहीं देखा देखा सा लग रहा है और हमें ये तो पता है इसके अगेंस्ट कैसी एंटीबॉडीज बनानी है। पहले से भी शरीर में एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट बनी हुई रहती है, यानी कि एक मेमोरी आई। ठीक है, जैसे ही सेकेंडरी वो रिस्पॉन्स हुआ, जैसे कि दूसरी बार एंटीजन आया, शरीर को याद रहेगा, एक मेमोरी रहेगी, ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज रहेंगी, तो शरीर बहुत जल्दी उसके लिए रिएक्ट करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम शरीर को एक ऐसा एंटीजन देते हैं, एक ऐसा पैथोजन देते हैं जो मरा हुआ है, क्योंकि शरीर तो उसके मरे हुए को वो पहचान नहीं पाएगा शरीर। ठीक है, शरीर सिर्फ ये पहचानेगा कि वो कौन से प्रोटीन्स का बना हुआ है, ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, इसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो हम थोड़ा वीक स्टेट में या किल्ड स्टेट में कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर डाल देते हैं, शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है, टाइम लेता है थोड़ा लेकिन बना लेता है। अगली बार अगर सच में वो इन्फेक्शन होगा
उस इंसान को जिसको हमने पहले एंटीजन दिया था, तो अब शरीर जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा ना, और ऑलरेडी एंटीबॉडीज होंगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, फटाफट से शरीर रिस्पॉन्ड करेगा और हो गया हमारा काम। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं हम वैक्सीनेशन में। हम थोड़े से किल्ड में या एटीन्यूएटेड यानी वीकेंड फॉर्म में एंटीजेंस को डालते हैं शरीर के अंदर, और शरीर उसको याद रख लेता है, उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना लेता है। ठीक है, हम अभी एक बहुत खतरनाक बोल सकते हैं फेज से निकले थे, हमारा कोविड वाले फेज से निकले थे। ठीक है, कोविड के बाद में हम लोगों ने वैक्सीन्स भी लगवाए थे, कोविशील्ड लगवाया था और कुछ लोगों ने और लगाए थे। ठीक है, अलग अलग लगाए थे। अब क्या हुआ था, वो वैक्सीनेशंस बेटा इसी कंसेप्ट पे काम कर रहे होते हैं, ये हमें समझना ज़रूरी है। सिंस ये थोड़ा नया नया कंसेप्ट है, इसीलिए नया नया कंसेप्ट नहीं, ये अभी न्यूज़ में था, हमारा कोविड 2 साल से तो न्यूज़ में ही है ना, इसीलिए ये कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है यार, क्योंकि थोड़ा न्यूज़ में था, इसलिए ये आ सकता है। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझना। किस में आया ये? आर्टिफिशियल में भी एक्टिव में, जहाँ पे शरीर खुद एंटीबॉडीज़ बना रहा है। बाहर से एंटीबॉडीज़ हमने एंटीवेनम में दिए थे, ठीक है, यहाँ खुद एंटीबॉडीज़ शरीर बना रहा है किसी आर्टिफिशियली दिए हुए हमारे एंटीजन के अगेंस्ट। नेचुरल मतलब हमारा नॉर्मल इन्फेक्शंस जो हैं, आर्टिफिशियल जो हमने पढ़ा था हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। आर्टिफिशियल का मतलब क्या बेटा? एंटीजन्स हम लोग आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, आर्टिफिशियली जो भी सारा काम कर रहे हैं हम, वो हमने बोला उसको आर्टिफिशियल। उसमें हमने देखा, एक तो हमने देखा पैसिव यानी कि एंटीबॉडीज बाहर से दे रहे हैं एंटीवेनम में। एक्टिव है ये जहाँ पे शरीर खुद एंटीबॉडीज बना रहा है। इसीलिए वैक्सीनेशन का अगर पूछा जाएगा तो हम हमेशा बोलेंगे इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इस चीज को याद रखेंगे, डबल स्टार लगा लेना। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज। हमारा जो सिस्टम है वो एक इम्यूनिटी जनरेट कर लेगा। इम्यूनिटी का मतलब क्या? 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस में 3rd लाइन ऑफ डिफेंस एंटीबॉडीज हमारा शरीर जनरेट कर लेगा। ठीक है, वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अ वायरस इन अ वीकेंड, लाइव और किल्ड स्टेट, और प्रोटीन्स और टॉक्सिन्स फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ये क्या? हमारे अंदर हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला है जो कि थोड़ा सा वीक स्टेट में है या मरे हुए स्टेट में है, या फिर उसका कोई प्रोटीन डाल लिया। बस शरीर को पता चल जाना चाहिए कि कौन सा एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हमें एंटीबॉडीज बना रही है। भैया स्पेसिफिक था ना ये। चलो, in stimulating the body's adaptive immunity, they help prevent sickness from infectious disease। ठीक है, स्टिमुलेट कर देते हैं किसको? अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको हमने बोला था, उसको स्टिमुलेट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी एक्चुअल में वो आएगा तब हम उससे अच्छी तरह से लड़ पाएंगे। ठीक है, अब एडवर्ड जेनर सर थे हमारे, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही वैक्सीन बनाया था। किसके अगेंस्ट बनाया था? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाया था। इस चीज को याद रखना, एडवर्ड जेनर सर का नाम याद रखेंगे, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जिनको हम देखेंगे, याद रखेंगे। सबसे पहला DTP वैक्सीन। D stands for diphtheria, T stands for tetanus, P stands for pertussis। pertussis काली खांसी है ना। DTP वैक्सीन इन तीनों को एक साथ कवर करती है, और ये जो होता है ये 1 साल से छोटे बच्चे को दिया जाता है। उसके बाद में BCG वैक्सीन एक होती है, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरेन इसका नाम होता है, और ये होती है बेटा ट्यूबरकुलोसिस के लिए। ठीक है, टीबी से लड़ने के लिए हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जहाँ पे हर महीने 500 रुपये दिए जाते हैं सारे पेशेंट्स को कि वो अपना खाने पीने का अच्छी तरह से ध्यान रख सकें। दवाइयाँ भी फ्री में दी जाती हैं। हमारा कंट्री जो है वो बहुत काम कर रहा है इन्फेक्शियस डिजीज़ से लड़ने के लिए। अभी रिसेंटली हम लोग पोलियो फ्री हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा स्टेशंस वगैरह पे जाते थे पहले, तब पोलियो के वो लगे रहते थे
दो बूंद जिंदगी के अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे, बहुत वाइड स्केल पे इसके अगेंस्ट जब हुआ था, हम लोगों ने काम किया था, सब लोगों ने मिलके काम किया था, तब फाइनली हम लोग पोलियो को इराडिकेट कर पाए थे। ठीक है, इसीलिए सब लोगों का मिलकर किसी चीज़ के लिए काम करना बहुत ज़रूरी होता है। ओपीवी अगर हम बात करें तो यही थी हमारी ओरल पोलियो वैक्सीन। 3 इंपॉर्टेंट वैक्सीन यहाँ पे हम लोगों ने देखी हैं। सबसे पहली थी डीटीपी, डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, टी स्टैंड्स फॉर टिटनेस, पी स्टैंड्स फॉर पोर्टियोसिस। उसके बाद में हमने देखा बीसीजी वैक्सीन को, जिसका फुल फॉर्म था बैसिलस कैलमेटग्यूरिन, और ये थी हमारी ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए। उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ तक एक एक चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। जस्ट गो थ्रू द स्लाइड वंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीजेस देखने वाले हैं और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देखने वाले हैं, जहाँ से बहुत प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस बनने की। सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीजेस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजुअन्स से होने वाली बीमारियाँ। उसमें सबसे पहला आता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया आता है सबसे पहले। अफेक्टेड ऑर्गन कौन है इसमें? हमारा आरबीसी और हमारा लिवर इफेक्ट होता है। पैरासाइट कौन है जो कॉज कर रहा है इसको? तो वो है हमारा प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम को हमने कहाँ पढ़ा था? एक बार आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसके बारे में हम लोगों ने कवर किया था हमारे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, ये एक एग्जाम्पल आया था प्लाज्मोडियम वाला। उसके बाद में वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर ही पैरासाइट को लेकर जाता है हमारे ऑर्गेनिज्म तक जहाँ पे बीमारी हो रही है उसको, और ये होता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो। इसीलिए जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। मच्छर कौन? फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो। और यही कैरियर होती है हमारे बीमारी का, हमारे मलेरिया की ये कैरियर होती है। इसीलिए वहाँ पे मलेरिया की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, जहाँ पे भी पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, गंदगी हो रही है। इसीलिए हम बोला जाता है कि सफाई रखनी चाहिए, इसीलिए वैक्टर्स जिससे ज़्यादा वहाँ पे ना हो और हम बीमारियों से बच सकें। ठीक है, क्या सिम्टम होता है? फीवर आता है शिवरिंग के साथ में। ठीक है, उसके बाद में बेटा एक आता है पायरिया, जिसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस मेडिकल टर्म्स में। पेरियोडोंटाइटिस क्या होता है बेटा? जो हमारे दांत होते हैं ना, दांतों का जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर रहता है, सराउंडिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो हमारे मसूड़े हैं या फिर जो हमारी हड्डी है जिसके अंदर दांत गड़ा हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं पेरिडोंशियम। पेरिडोंशियम का मतलब क्या? दांत को सराउंड करने वाला पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारा पेरिडोंशियम। अब क्या होता है बेटा? इसी का इन्फेक्शन अगर हो जाता है, अगर आप अच्छे से ब्रश नहीं कर रहे हो, बैक्टीरिया को अपने घर में रख रहे हो कि भैया बैक्टीरिया तो आ जाओ, हमारे घर में बहुत जगह, ऐसा मत करना, 2 बार ब्रश कर लिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दे दी तो फिर वो बैक्टीरिया डिजीज करवा सकता है, इन्फेक्शन करवा सकता है। ये हमारी बीमारी होती है पेरियोडोंटाइटिस। किसको अफेक्ट कर रही है? गम्स एंड द बोन, वो हड्डी जहाँ पे हमारा दांत होता है, उसको कौन अफेक्ट कर रहा होता है? बैक्टीरिया अंदर तक चले जाते हैं। बैक्टीरिया क्या? पैथोजेंस जो हमारे होते हैं, यहाँ पे जैसे प्रोटोजोआ है, अंदर तक चला जाता है, उसका इन्फेक्शन करवा देता है। बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है हमारे मसूड़े जो होते हैं उनका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रश करते हैं, खून निकलता है, खून निकलता हुआ दिखता है हमें मसूड़ों से। ठीक है, वो शुरुआत होती है, तभी हमें चला जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास में कि भैया अब ना बहुत टाइम हो गया, अब कर दो, नहीं तो बाद में तो दिक्कत हो जाएगी। अगर हड्डी तक एक बार इन्फेक्शन गया ना तो फिर हड्डी खराब होने लग जाएगी और फिर दांत हिलने लगेगा और फिर दांत को टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग स्टेज में ही आपको सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। पायरिया की हम बात कर रहे हैं, सिम्टम्स होते हैं बेड ब्रेथ होता है, खून निकलता है, लूजनिंग ऑफ टीथ होता है। कौन से पैरासाइट की वजह से होता है? एंटमीबा जिंजिवालिस हमारा
पैरासाइट है हमारा वो प्रोटोजोन है जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। सबसे सिम्टम जो पहला आता है वो आता है ब्लीडिंग गम्स, यहीं से बेटा शुरुआत होती है। जिंजिवाइटिस यानी कि जो जंजाइवा होता है उसी के इन्फ्लेमेशन से पेरियोडोंटाइटिस की शुरुआत होती है। उसके बाद आता है स्लीपिंग सिकनेस जो कि अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को, और इसको कॉज करने वाला पैरासाइट होता है ट्रिपैनोसोमा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा क्या करवाता है। फैक्टर याद रखेंगे, सीसी फ्लाइज, कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा, सीसी फ्लाइज। ओके, उसके बाद में क्या होता है इसमें, फीवर विद अ लॉट ऑफ स्लीप, इसीलिए बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद डायरिया, वेरी कॉमन, किसको इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। बेटा नाम थोड़े से एकदम ऐसे लग रहे होंगे कि ये सब याद कैसे रखेंगे, 2-3 बार चार्ट को देखना याद हो जाए, ठीक है। कभी भी मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है कि नोट्स को कभी रटने मत बैठना, उसको 10 बार देखना, 10 बार आंखों के सामने से जाएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। रटने बैठोगे तो सिर्फ 1-2 दिन याद रहेगा। कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका। उसके बाद में काला अजर, काला अजर किसको अफेक्ट कर रहा है, बोन मैरो को अफेक्ट कर रहा है। पैरासाइट कौन है, लिशमेनिया डोनोवानी, ये भी हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर में एक जगह आया था, ये भी मुझे बताना कहाँ आया था, ठीक है। वेक्टर कौन है, सेंट फ्लाइज, क्या होता है इसमें भी, हाई फीवर आता है। काला अजर बीमारी कौन करवाता है, लिशमेनिया कराता है, ये भी बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आया था। लिशमेनिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग विच डिजीज, ये भी याद रखना है। एक बार इस चार्ट को अच्छी तरह से देखो, फिर हम बात करते हैं हमारे दूसरे पैथोजन की। चलिए अब हम बात करने वाले हैं कुछ उन डिजीजेस की जो कि होती हैं हमारे बैक्टीरिया से, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आ जाता है टिटनस। टिटनस का इंजेक्शन तो बहुत सारे लोगों को लगा ही होगा, है ना। कभी भी ऐसा जंग लगे लोहे से हमें लग जाती है, तब टिटनस का हमें शॉट लगता है, टिटनस का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। कॉजेटिव क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, अफेक्टेड ऑर्गन, नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है हमारा टिटनस से, ठीक है। उसके बाद में कॉलेरा, कॉलेरा, कॉलेरा कौन करवा रहा है, विब्रियो कॉलेरी। यहाँ पे तुम लोग अगर नाम देखोगे ना बैक्टीरिया वाले में, तो नाम सबके बीमारियों से मिलते जुलते ही रहते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन। टाइफाइड की अगर हम बात करते हैं तो साल्मोनेला टाइफी, देखो यहाँ पे विब्रियो कॉलेरा में कॉलेरी, टाइफाइड में टाइफी, याद करने में इजी हो जाएगा। टिटेनस में टिटैनी, है ना, इसमें भी इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रही है। टीबी की हम बात करते हैं जिसके लिए हम लोगों ने बीसीजी वैक्सीन देखी थी, वो कौन करवा रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी हम लोगों को नाम से याद हो रहा है। अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स और कभी कभार अलग और भी रीजन्स में हो जाता है। डिप्थीरिया की हम बात करते हैं, हमने एक वैक्सीन इसके लिए भी देखी थी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। देखो इसका भी इजी है नाम याद रखना क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है डिजीज का नाम, ठीक है। इसमें कौन इफेक्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्यूब। प्लाग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, पास्चुरेला पेस्टिस नाम है उस पैथोजन का, ये जो ये करवा रहा है। कौन है रिस्पॉन्सिबल, इसमें अफेक्टेड ऑर्गन, लंग्स अफेक्टेड ऑर्गन हो जाते हैं। वूपिंग कफ, ठीक है, वूपिंग कफ जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं जिसे, वो कौन करवा रहा है, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। इफेक्टेड ऑर्गन रेस्पिरेटरी सिस्टम। निमोनिया, निमोनिया कौन, डिप्लोकोकस निमोनिया। देखो नाम कितने इजी हैं, एक दो के याद रखने पड़ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स। लेप्रोसी की अगर बात करते हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अफेक्टेड ऑर्गन नर्वस सिस्टम और स्किन, ठीक है। गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों हमारे एसटीडी से, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थे जिनके बारे में हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, निसेरिया गोनोरी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है गोनोरिया के लिए। और सिफिलिस हमारा ट्रिपोनेमा पैलिडियम, इसकी वजह से होता है।
इन चीज़ों को हमें याद रखना है। जितने ये डिजीजेस हैं, डिजीजेस तो बेटा बहुत सारे होते हैं, ये कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जहाँ से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इन सबको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोबारा रिवाइज करते हैं। टिटेनस, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनिक, कॉलेरा, विब्रियो, कॉलेरी। बेटा जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अलग अलग शेप्स होते हैं। विब्रियो में कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है, ठीक है। टाइफाइड में साल्मोनेला टाइफी, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थरी, प्लाग करवाने वाला पास्चुरेला पेस्टिस, वूपिंग कफ के लिए हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनियाई, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लैप्री, गोनोरिया, सिफिलिस एसटीडीज थे। गोनोरिया करवाने वाला नेसेरिया गोनोरी और सिफिलिस कराने वाला ट्रिपोनिमा पैलेडियम। यहाँ पे सिर्फ 2 ही नाम तुम लोग देख रहे हो जो तुम लोगों को याद रखने पड़ेंगे, बाकी सारे तो ऐसे ही बैक्टीरिया जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके नाम सीधे के सीधे हमारे डिजीज से उठ के आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ज़्यादा टफ हमारे लिए यहाँ पे होता नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब वायरसेस की कुछ बात करते हैं हम, ठीक है। हमारा कोरोना वायरस भी तो वायरस ही था भाई, खतरनाक। अब सबसे पहला एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या? एड्स का फुल फॉर्म है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम का मतलब है बेटा, अब मैं तुम लोगों को समझाती हूँ, एड्स कोई एक बीमारी नहीं है। एड्स का मतलब है बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो इतना वीक हो जाता है, देख रहे हो, इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ताक लगाए बैठे होते हैं कि इसका इम्यून सिस्टम लो हो, इसकी फायरवॉल गिरे और हम इसके ऊपर अटैक करें, धाबा बोले, बैठे होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं इस टाइम पे। जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अपॉर्चुनिटी देखते हैं और धाबा बोल देते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली वो बीमारियां हम लोगों को नहीं होती हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनसे लड़ लेता है। लेकिन जैसे ही फायरवॉल गिरी, जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हुआ, एड्स में ऐसा होता है, तब वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं वो हो जाते हैं और उसी की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। इसीलिए इसको बोला गया है बेटा सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बहुत सारी बीमारियों का कलेक्शन। किसी एक बीमारी की वजह से डेथ नहीं होती, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं एड्स में एक साथ, जो कि अपॉर्चुनिटी के लिए बैठी हुई होती हैं, वेट कर रही होती हैं, ठीक है। एक कोई बीमारी नहीं है। किसकी वजह से हो रहा है? HIV की वजह से हो रहा है। वायरस जो है उसका नाम है HIV और इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? एक एक डिजीज को हम लोगों को इसी तरह से समझते हुए जाना है। एड्स को हम लोगों ने समझ लिया है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? HIV है। उसके बाद में अगला देखें, अगला हमारा आ जाता है बेटा डेंगू, ठीक है। डेंगू जो हमारा होता है वो होता है डेंगू वायरस की वजह से। बहुत सिंपल, डेंगू वायरस, बैक्टीरिया से भी इजी हो गया। पोलियो के लिए हमने वैक्सीन पढ़ी थी, ठीक है, पोलियो वायरस। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस, ये याद रखेंगे। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? ठीक है, चिकन पॉक्स हमारा होता है वेरिसेला जोस्टर की वजह से। स्मॉल पॉक्स जिसके अगेंस्ट वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी सबसे पहले, वो होता है वेरियोला वायरस की वजह से। मीजल्स मोरबेली वायरस की वजह से, रेबीज वायरस की वजह से, और हर्पीज वायरस की वजह से। नाम याद रखना इतना टफ नहीं है, वही मैं बोल रही थी, 2-3 बार पलटोगे आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं वायरसेस में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने डिजीज पढ़ी एड्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आप लोगों को सबको पता होगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ये कोई एक बीमारी नहीं है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यहाँ पे हो जाते हैं। कॉजेटिव कौन है? HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। उसके बाद में डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रेबीज और हर्पीज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में फंगस से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, उनको देखते हैं। एथलीट्स फुट, कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीनिया पेडिस। ओके। स्कैबीज, एस्कैरिस स्कैबीज नाम से ही आ रहा है। बॉल्डनेस जो हमें दिखती है, बालों की कमी, टीनिया कैपाइटिस करके एक फंगस होता है, उसकी वजह से होता है। रिंग वॉर्म जिसको हम दाद बोलते हैं, वो होता है ट्राइकोफाइटिन लेरुकोसम की वजह से। इन सब का नाम हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे बेटा, ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए इन सबको प्लीज़ याद रख लेना अच्छे से, 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएंगे। सबसे पहला एक अस्थमा छूट गया। अस्थमा हमारा होता है एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस की वजह से। अस्थमा आपको पता ही है, हमारे जो रेस्पिरेटरी, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। फंगस की वजह से, कौन सा फंगस? हमारा एस्परजिलस फ्यूमिगेटिस। एसिलिट्स फॉर टीनिया पेडिस, स्कैबीज एस्कैरिस स्कैबीज। बोल्डनेस जो होता है टीनिया कैपाइटिस की वजह से, और रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटिन लेरुकोसम की वजह से। उसके बाद में हम आ जाते हैं डिजीजेस जो कि हेलमेंथिस की वजह से होते हैं। हेलमेंथिस हमारे राउंड वर्म्स थे, अगर तुम लोगों को याद हो तो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, हमारे जो राउंड वर्म्स थे उसमें हम लोगों ने देखा था हेलमेंथिस उनको बोला था। उसमें ही फिलेरिया करवाता है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये नाम याद रखेंगे। इसको, इस बीमारी को एलिफेंटियाटिस या फिर हाथी पांव की बीमारी भी बोला था। इंसान का पैर इतना ज़्यादा स्वेल होकर इतने बड़े साइज का हो जाता है कि बिल्कुल हाथी के पैर जैसा दिखने लगता है, उसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस या फिर फिलारियासिस या फिलारिया। रिस्पॉन्सिबल कौन है? विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी। फिलारियल वॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, फिलारियल वॉर्म्स। और इनका भी एक वेक्टर है, वेक्टर कौन? क्यूलेक्स मॉस्किटो। हम लोगों ने मलेरिया में देखा था, मलेरिया में क्या देखा था बेटा? हम लोगों ने देखा था एनोफिलस मॉस्किटो। उसी तरह डेंगू जो होता है उसमें भी एडीज मॉस्किटो जो होता है वो वेक्टर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा फिलेरिया का जो वेक्टर है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने जो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से और जो सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमन डिजीजेस होती हैं उनको पढ़ लिया है। एक बार फटाफट से हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं हर चीज़ का, ठीक है, और फिर हम चैप्टर को यहीं पे फिनिश करेंगे। सबसे पहले इम्यूनिटी क्या होता है हमने ये समझा था। हमारा जो शरीर होता है उसकी प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी डिजीज से लड़ने की, किसी भी एनिमी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको हमने बोला है इम्यूनिटी। हम एक किंग थे, हमने आसपास में हमारे फोर्टिफिकेशन कर रखा था, ठीक है, फोर्ट बना रखा था। 3 लाइन्स होती हैं डिफेंस की, उसी फोर्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था। 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी जो कि जन्मजात मौजूद होती है, एक होती है हमारी एक्वायर्ड या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्वायर्ड या फिर अडैप्टिव इम्यूनिटी, जो कि लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में आती है और वो स्पेसिफिक होती है कि भैया अगर कोई भी एनिमी आएगा उससे बोलेगी मैं तुम्हारे लिए ही जन्म ली हूँ, अब तुम्हें ख़त्म करके ही दम लूँगी, ठीक है। उसके बाद में कंसेप्ट मैप की तरफ हम लोगों ने देखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी 2 प्रकार की, अडैप्टिव और इन्नेट। अडैप्टिव 2 प्रकार का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में 2, ठीक है, नेचुरल में 2 कौन कौन से? पैसिव और एक्टिव। पैसिव का मतलब बाहर से एंटीबॉडी आ रही है। मैटरनल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था, सबसे पहले माँ से जो हमें एंटीबॉडी मिलती है वो माँ के गर्भ के अंदर, माँ के पेट के अंदर मिलती है। कौन सी एंटीबॉडी? एंटीबॉडी आईजीजी जो प्लेसेंटा में मिलती है। एक ही एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाती है, वो थी हमारी आईजीजी। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा एंटीबॉडी आईजीए को, जो माँ के पहले जो गाढ़ा पीला दूध होता है जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके थ्रू हमें मिल रही थी आईजीए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी की, तो वो हमें मिलती है किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। इन्फेक्शन हुआ, शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने आर्टिफिशियल की बात किया था। आर्टिफिशियल में अगर बाहर से एंटीबॉडी मिल रही है, उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था एंटी वेनम का। कभी भी सांप काट लेता है और एंटी वेनम अगर देना पड़ रहा है, फटाफट से एंटीबॉडीज देनी पड़ती हैं, तो वो आ जाती हैं हमारी पैसिव आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में। उसके बाद एक्टिव की अगर हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का कंसेप्ट हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। चलो, इन्नेट की हमने बात की थी, नॉन स्पेसिफिक होता है, प्रेजेंट बाय बर्थ होता है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि क्या? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि जो हमारा सबसे पहला बैरियर है, क्या था सबसे पहला बैरियर? फिजिकल बैरियर था सबसे पहली बात तो, जो हमारी स्किन होती है या फिर हमारी जो लाइनिंग होती है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, या फिर हमारे जो नेजोफेरिंग्स है, आई लैशेस हैं, ये सब। उसके बाद में और भी चीज़ें देखी थी, जैसे कि जो भी हमारे सारे सिक्रेशंस थे, सिक्रेशंस कैसे हमारे, जैसे कि हमारे आंखों से आंसू निकलता है, या फिर हमारे जो पेट का HCl था या फिर बाइल था, ये सारे सिक्रेशंस आए थे, ठीक है। उसके बाद में हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आया था, जहाँ पे हम लोगों ने फीवर को समझा था कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्यों बढ़ता है, और वो बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है कि शरीर में कुछ ना कुछ हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, हमारा शरीर लड़ रहा है। इन्फ्लेमेशन, फैगोसाइटोसिस वाले फैगोसाइट्स थे हमारे इसमें, ये सब हमने देखा था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। यानी फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस किस में आया? हमारा इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि लाइफ टाइम के ड्यूरेशन में एक्वायर होता है। इसमें बनती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, किसी एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एक ही एंटीबॉडी होती है। प्रोटीन्स होते हैं कुछ एंटीबॉडीज, अलग अलग टाइप की होती है, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, अलग अलग होती हैं एंटीबॉडीज। कहाँ? प्लेसेंटा के लिए जो इंपॉर्टेंट थी और जो कोलेस्ट्रम में थी वो हमने समझ लिया था, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था ये एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट, फिर वैक्सीनेशन का कंसेप्ट समझा था कि हमने बाहर से एंटीजन्स दिए थे, भले ही मरे हुए फॉर्म में दिए थे या फिर हम लोगों ने थोड़ा वीकेंड फॉर्म में दिए थे, ठीक है, जिससे बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से ही बनाकर रखे। नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही एंटीजन के दर्शन करवा दिए थे कि भैया इसके अगेंस्ट बनाना है हम लोगों को। एंटीबॉडीज पहले से बन जाएंगे, एक मेमोरी रह जाएगी शरीर के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन एक्चुअल में होगा तब बहुत क्विक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाता है जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी मतलब कि पहली बार इन्फेक्शन हुआ है अगर, तो बहुत टाइम लगता है बॉडी को एंटीबॉडीज जनरेट करने में। लेकिन जैसे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन में रिएक्शन बहुत क्विक होता है, क्योंकि तब तक मेमोरी आ चुकी है बेटा, तब तक मेमोरी आ गई है शरीर में कि ये एंटीजन देखा देखा लग रहा है, इसके अगेंस्ट क्या बनाना है, अब तुम मेरे पे छोड़ दो, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में इसको हम निपटा देंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। एडवर्ड जेनर, जिनको हम लोगों ने फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला था, ये हमने देखा था। 3 अलग अलग हमने वैक्सीन्स देखे थे, DTP, BCG, OPV। DTP डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस, BCG बैसिलस कैल्मट-ग्यूरेन ट्यूबरकुलोसिस के लिए, और OPV पोलियो वैक्सीन के लिए। बेटा वैक्सीन बहुत सारे होते हैं, इनसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने अलग अलग डिजीजेस देख ली थी और उनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स देख लिए थे। मैंने तुम लोगों को याद करने का तरीका भी बता दिया है। बहुत कॉमन डिजीजेस हैं, इनसे घबराना नहीं है। मैं सबसे कट करके सबसे जो शॉर्टेस्ट, जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल थी, उनको लेकर आई हूँ यहाँ पे। मलेरिया, प्लाज्मोडियम, पायरिया जिसको हमने पेरियोडोंटाइटिस बोला था, एंटीमीबा जिंजिवालिस, जिंजिवालिस से हम इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम हम लोगों ने देखा था मल्टीपल फिजन में कि प्लाज्मोडियम किस तरह से रेप्लिकेट करता है, तो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था कि ये मलेरियल पैरासाइट होती है। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा, डायरिया के लिए एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, काला अजर के लिए लिशमेनिया डोनोवानी, ठीक है। नाम ही इतने प्यारे हैं लेकिन है बहुत खतरनाक बेटा ये। चलो, बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो टिटेनस के लिए क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। ये नाम सबसे बढ़िया लगे थे यार मेरे को, क्योंकि याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर ऑप्शंस में आएगा हम लोगों को तो हम सीधे बता देंगे। विब्रियो कॉलेरी कोई पूछेगा तो तुम लोग टाइफाइड थोड़ा ना लगा क्या होगे, कॉलेरी देखकर तुम कॉलेरा ही लगा क्या होगे ना। बहुत ईजी है याद रखना, ठीक है। ओके चलो, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी, ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे भी लिखा हुआ है। प्लाग का हम लोगों को याद रखना था एक, और एक और हम लोगों को सिफिलिस का याद रखना था। सिफिलिस जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज थी, बाकी सबके नाम तो ऐसे ही थे। उसके बाद में हम लोगों ने वायरसेस के थ्रू होने वाली डिजीजेस की बात की थी। उसमें हम लोगों ने देखा था एड्स, उसमें डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, रेबीज, हर्पीज, इन सबको देखा था, ठीक है। फंगस से होने वाली डिजीजेस देखी थी, हेलमेंथिस से होने वाली डिजीजेस देखी थी। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों का ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर तो हो जाता है
खत्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स के जो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उनको समझा था। हम लोगों ने देखे थे मेंडल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, क्या क्या देखा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, उससे जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ रहा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, उससे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया था, ये देखा था। एवोल्यूशन के कंसेप्ट को समझा था कि चार्ल्स डार्विन सर ने HMS बीगल में बैठ के जब गैलापागोस आइलैंड्स की तरफ वो गए थे, 5 साल की उन्होंने जर्नी में फिंचेस के ऊपर स्टडी की थी, उनकी बीक्स के ऊपर स्टडी की थी, और उन्होंने फिर ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ करके एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने पूरा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन समझाया था। उन्होंने कंसेप्ट दिए थे जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम लोगों ने ये देखा था। और हम लोगों ने फॉसिल्स की बात की थी, आर्कियोप्टेरिक्स, मैंने आपको बताया था कि एव्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक था। सारी चीज़ों को दिमाग में इसी तरह से घुमा लिया करो, सब कुछ एक पिक्चर इमेज के फॉर्म में आपके दिमाग में होना चाहिए। बेटा कंसेप्ट मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम इस क्लास के बाद में क्या करोगे, मैं तुम लोगों को ये बताती हूँ। एक पेज लेना A4 साइज़ का, खाली शीट लेना, उसके ऊपर जो हमने कंसेप्ट मैप पढ़ा था ना उसको बना लेना कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे एक बार दिखाती हूँ तुम्हें, रुको। क्या करना है तुम लोगों को इसके बाद में ये बता रही हूँ। एक तो वो चार्ट्स थे उनको तो कर ही लेना। इम्यूनिटी के कंसेप्ट के लिए एक बार ये टेबल हम लोग A4 साइज पे बना लेना। इननेट के नीचे लिख देना यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाते हैं, और इसके अंदर क्या आ जाते हैं वो छोटे छोटे फॉर्म में लिख लेना। अडेप्टिव में यहाँ पे, एक्वायर्ड में यहाँ पे ऐसे लिख देना थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, और उसके ऊपर लिख देना कि यहाँ पे बन जाती है एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरह से लिख लेना। फिर नेचुरल एक्टिव में जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए ना वो इस तरह से यहाँ पे लिख लेना, तुम लोगों को एकदम याद आ जाएगा। ठीक है, इसको सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वैक्सीनेशन किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, अडेप्टिव, आर्टिफिशियल, एक्टिव। इस तरह से तुम लोगों को याद रहेगा। इसी तरह से कंसेप्ट मैप्स बनाने, एक पेज के सबसे छोटे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, और एक पेज पे ऐसे प्रिंट निकलवा लेना तीनों टेबल्स का जो मैंने यहाँ पे पढ़ाई है, तो उनको 2-3 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। एक चैप्टर तुम्हारा निपट के साइड में हो जा रहा है, पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का हम लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। अच्छे से रिवीजन कर लेना, जो मैंने बताया उसी तरह से कंसेप्ट मैप बना लेना, सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे हम सारे मिसलेनियस जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स जो छूट गए हैं उनको हम वहाँ पे कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। उससे पहले आप ये पूरा रिवाइज करके रखें। ठीक है, बाद में हम MCQs की भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट भी उठाना है जो कि होने वाला है केमिस्ट्री। ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, अपनी सेहत का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए। वंदे मातरम।